जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान। यहाँ पर हम लोग अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और देख रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देख रहे हैं या आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए कि ये नोट्स बनाने के साथ साथ वीडियो को अंत तक भी दिखे, तब इस वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पढ़ेंगे कि सजीव के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो सजीव के मुख्य लक्षण श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन, प्रजनन एवं उत्सर्जन है। श्वसन मतलब क्या अर्थ क्या आता है, मतलब उसमें हम लोग सांस लेते हैं। और वृद्धि मतलब कुछ विकास होता है, मतलब कोई चीज़ बड़ा छोटा होता है उस पर कब बड़ा हो जाता है। उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रजनन मतलब बच्चे को जन्म देना, और फिर संतति का जन्म देना। उत्सर्जन मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मतलब बाहर निकल उसका उत्सर्जन कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पौधे एवं जंतु दोनों क्या है, सजीव हैं। पौधे एवं जंतु दोनों क्या है, सजीव है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर पढ़ेंगे सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन क्रिया का एक अंग है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे किसका अंग है, श्वसन क्रिया का अंग है। सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा अपने सदृश संतान को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन क्या होता है, संतान सदृश अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजीव। फिर पढ़ेंगे श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। जो श्वसन के दौरान पौधा श्वसन लेता है तो वो क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इस क्रिया में बनी CO2 के साथ अवशेष वायु को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। हम पौधे क्या लेते हैं, तो पौधे CO2 लेते हैं, और जबकि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में। और हम लोग क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग छोड़ते हैं CO2, और CO2 कौन लेता है, तो ये पौधा लेता है। क्या लेता है, ये पौधे लेते हैं। जस्ट इसको उल्टा होता है। तो यहाँ पर पौधे के देखेंगे सबसे पहले, तो पौधे CO2 लेंगे और ऑक्सीजन क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मतलब ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। फिर देखेंगे श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन में जो भी सजीव उसके श्वसन क्या है, जरूरी है। फिर पढ़ेंगे केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, तो त्वचा द्वारा। किसके द्वारा, तो त्वचा द्वारा केंचुआ सांस लेता है। मछली किसके द्वारा सांस लेता है, तो गलफड़ा द्वारा। किसके द्वारा, गलफड़ा गिल्स द्वारा। पत्तियाँ मतलब जो पेड़ पौधे के पत्ते किसके द्वारा सांस श्वसन करती है, तो रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा, तो रंध्रों द्वारा। और डॉल्फिन और हवेल किसके द्वारा सांस लेते हैं, ये इसके सिर पर क्या होता है, नासद्वार अथवा वात छिद्र होते हैं। तो किसके द्वारा, डॉल्फिन में इसके नासद्वार द्वारा। जो हम लोग नाक द्वारा लेते हैं उसको भी नाक द्वारा तले। देखते हैं जब भी समुद्र में सीधा क्या जाती है, एक बार छलांग मारती है डॉल्फिन हवेल, देखने लायक नज़ारा होता है। तो क्या होता है, उसकी तरफ सांस लेती है, छलांग मारती है। तो फिर पढ़ेंगे आग लगने या आग जलने में कौन सहायक है, तो ऑक्सीजन सहायक है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। फिर पढ़ेंगे पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकासी करते हैं, और रात में ऐसा नहीं करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं तो जो पीपल का पौधा हो तो वो मतलब दिन में भी और रात में भी वो ऑक्सीजन देते हैं। फिर पढ़ेंगे छुई पौधा, छुई या लजवंती घास इसको बोलते हैं। ये पौधे की पत्तियाँ छूने पर अचानक क्या सिकुड़ जाती है। जो भी छुई का पौधा है उसको छूते तो क्या अचानक सिकुड़ जाती है। तो उसको सिकुड़ना किसका प्रक्रिया है, या पौधे में उद्दीपन की प्रतिक्रिया। उद्दीपन क्या कहलाता है, उद्दीपन की प्रतिक्रिया मतलब छूते हैं पौधे को तो क्या सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया का उदाहरण कौन है, तो छुई या लजवंती घास। पूछता है क्वेश्चन, किसके एग्जाम्पल है, तो उद्दीपन के एग्जाम्पल है। फिर पढ़ेंगे हम लोग हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बनते रहते हैं। ऐसे दूषित पदार्थ मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो भी हमारे शरीर में मतलब विषैले एवं दूषित पदार्थ होते हैं जो हम उसके बाहर निकाल देते हैं, तो उसमें क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फिर पढ़ेंगे पेड़ पौधे में उत्सर्जन होते हैं। तो पेड़ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ छाल के रूप में होता है, नीचे जम जाता है। छाल के कटने के साथ बाहर निकल जाते हैं। उसमें क्या लाशा गोंद भी होता है, वो भी क्या पेड़ के अपशिष्ट पदार्थ हैं। फिर पढ़ेंगे
पेड़ से सूखी पत्तियों के गिरने के साथ अपशिष्ट पदार्थ के निशान है। जो पेड़ के सूखी पत्ती गिरता है वो भी किसका उदाहरण है? तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ का एक उदाहरण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चे देने वाले कुछ जीव देखेंगे, जो भी कौन कौन बच्चे देते हैं। तो मनुष्य बच्चा देता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सब इसमें बच्चे देने वाले में आ जाएंगे। और फिर अंडे देने वाले में कुछ जीव कैसे पक्षी में आ जाएंगे, जो भी गौरैया, जो भी पक्षी है उसमें वो भी अंडे देते हैं। फिर पढ़ेंगे बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। किस द्वारा करते हैं? बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादन करते हैं, जो भी पौधे बीज उत्पादन कर देते हैं। फिर पढ़ेंगे कि हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। अंकुरित करके भी हम उनको नए तरफ उगा सकते हैं। कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू की कलिका। आलू की कलिका क्या होती है? आलू की कलिका में, तो आलू की कलिका से भी मतलब नए पौधे उगा सकते हैं। जैसे गुलाब, आम, गुलाब का पौधा, आम का पेड़, लीची का, ऐसा पौधों को कलम द्वारा नहीं, मतलब कलमी द्वारा, कलम काट के बना सकते हैं उसको। वो क्या कहलाता है? वो सब कायिक द्वारा हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का यह परिवेश जिसमें वह रहता है। जो सजीव जिस परिवेश में वह रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसमें हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा यहाँ पर बहुत हल्ला गुला हो रहा है, बहुत मुश्किल है, तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग करने फिर भी कर रहे हैं हम। क्लास आप लोग का एक दिन बीच में छूटे। फिर पढ़ेंगे अनुकूलन क्या कहलाता है? तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है। अनुकूलन नहीं है, और जिस परिवेश में वैसा ढल जाना, वही अनुकूलन होता है। जैसे इसके फिर पढ़ते हैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। फिर पढ़ेंगे स्थलीय आवास क्या होता है, जलीय आवास क्या होता है। स्थलीय मतलब का स्थल आवास रहेगा, जलीय आवास मतलब जलीय आवास रहेगा। स्थलीय आवास का मतलब स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास के स्थलीय आवास कहते हैं। जो भी जमीन पर पाए जाने जंतु पौधे होंगे वो स्थल पर आते हैं, उसका क्या स्थलीय आवास कहेंगे। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र, सबका स्थलीय आवास है। फिर पढ़ेंगे जलीय आवास क्या होता है। तो जहाँ पौधे में जंतु जल में रहते हैं। किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब क्या है? जलीय आवास है। जलीय आवास में जल में कौन रहता है? जलकुंभी जल में रहता है। देखते हैं बहुत पूरा जलकुंभी भरा रहता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग जैव घटक क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। सजीव घटकों को जैव घटक। आज इसमें सजीव नहीं रहेगा, निर्जीव रहेगा तो क्या हो जाएगा? अजैव घटक हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतु क्या है? सजीव है, तो जैव घटक हो गए। अजैव घटक अर्थ क्या हो गया? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक है। जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या है? अजैव घटक उदाहरण है। फिर पाएंगे सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश का अजैव घटक है। सूर्य पूछता क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा किसका घटक है? तो अजैव घटक है। ये अजैव नहीं, अजैव है। फिर पढ़ेंगे अंकुरण क्या होता है। फिर अंकुरण में देखते हैं बीज से नए पौधे का प्रारंभ है होना। जब बीज से अंकुरण निकल आता है, जब बीज से नए पौधे का प्रारंभ हो जाएगा, और जब बीज से अंकुरण निकल आता है उसे क्या कहता है? अंकुरण नहीं, अंकुरित हो गया। जैसे अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, ये प्रकार का अंकुरण होता है, जो बीज से नया पौधा प्रारंभ हो जाता है। फिर पढ़ेंगे गति क्या होता है। तो सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं, जिसका कहते हैं हम गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। फिर पढ़ेंगे भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी सजीव है मतलब भोजन करेंगे तो उसको क्या वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो भोजन करता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 11 में चलेंगे, ऊँट के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक कुबड़ होता है जो उसके ऊपर होता है, जिसमें क्या होता है? पानी एवं भोजन रहता है। इससे ऊँट बिना पानी भोजन का कई दिन तक रह सकता है। इससे ऊँट इसीलिए क्या कहता है? इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहता है। देखेंगे कि जो ऊँट होता है, जो उसके मतलब पैर में क्या होता है? उसके पैर में गद्देदार होता है। इसी तरह देखेंगे कि वो रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं? रेगिस्तान को जहाज कहते हैं ऊँट को। फिर पढ़ेंगे मछली का आकार कैसा होता है? धारारेखीय या नौकाकार का होता है, इसीलिए क्या तैरने में उसको सहायक करता है। फिर पढ़ेंगे मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त
पाद अंगुलियाँ होती है जो इन्हें क्या करते हैं, तैरने में सहायता करती है। किसको, मेढक को। फिर पढ़ेंगे कुछ रेगिस्तानी पौधे कौन कौन, जैसे नागफनी क्या है, रेगिस्तानी पौधे है, बबूल है, ग्वारफाटा है, घृत कुमारी। बहुत पूछता है इसमें, सबसे ज़्यादा 2 पूछता है, कौन कौन, नागफनी और घृत कुमारी। ग्वारफाटा का ही नाम है, ग्वारफाटा का ही नाम क्या है, घृत कुमारी। ये क्या है, रेगिस्तानी पौधे हैं, घृत कुमारी और नागफनी। फिर पढ़ेंगे ये पौधे कम कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इसीलिए इनको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इसीलिए रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान के लायक हैं ये सब। ये क्या है, पौधे कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं ये सब रेगिस्तानी पौधे। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष कैसे होते हैं, तो शंक्वाकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं शंक्वाकार कीप जैसा होते हैं, कीप जैसा हो गया ना, होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती है, शाखाएं क्या होती है, तिरछी होती है। कौन कौन है जो पर्वतीय पौधे है, जब पाइन हो गया, विलो हो गया, देवदार का पेड़, विलो का पेड़, पाइन का पेड़, सब क्या है, पर्वतीय वृक्ष हैं। विलो के पेड़ से क्या निकाला जाता है, तो विलो के पेड़ से क्रिकेट का बैट बनता है। फिर पढ़ेंगे कुछ पर्वतीय जीव कौन कौन है, तो याक, पहाड़ी बकरी, हिम तेंदुआ, ये सब क्या है, पर्वतीय जीव बहुत प्रसिद्ध है। याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, किसके, लंबे बालों से ढका रहता है। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा शरीर में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। घोड़ा का मजबूत खुर होता है, क्या होता है, घोड़ा का मजबूत खुर होता है। फिर पढ़ेंगे जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। जो भी जलीय पौधा का तना हो, जैसे मान लिया हमने लिया जलकुंभी ले लिए, इसका तना क्या हो जाएगा, लंबा। तना तना लंबा, खोखला, तना जो लंबा होगा और खोखला एवं हल्का होता है, इसलिए क्या तैरता है वो। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 12 में चलेंगे। प्राचीन काल में लोग हाथ की लंबाई, बीता, कदम आदि के उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे मतलब जो उस समय मापन की पद्धति नहीं थी, उसमें से इसी से उपयोग करते थे। फिर वो मात्रक क्या होता है, तो मापन के एक निश्चित राशि कौन है, मात्रक कहलाता है। मापन के एक निश्चित राशि किसको कहलाता है, तो मात्रक कहलाता है। फिर माप का परिणाम क्या होता है, तो संख्या का भाग और मात्रक का भाग। जैसे मान के लिए कि चावल, मतलब चावल लिए हम कितना, 2 kg, तो क्या हो जाए, 2 हो गया संख्या का माप, और मात्रा क्या हो गया, किलो। तो किलो क्या हो गया, तो मान लें कि ले लिए हम कपड़ा कितना है, तो 2 मीटर है, कितना है, तो 2 मीटर है। तो कपड़ा की संख्या का माप क्या हो गया, संख्या का भाग क्या हो गया, संख्या का भाग क्या हो गया, 2। और एल और मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया मीटर। तो मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का, मतलब कपड़ा की तो लंबाई में 2 मीटर का लंबाई, इसका माप का परिणाम होता है। फिर पढ़ेंगे लंबाई मापने के आधुनिक तरीके कौन कौन है, आधुनिक तरीके कौन कौन है, तो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, ये सब क्या है, लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं। फिर पढ़ेंगे सब कि एक गज बराबर कितना फुट होता है, तो 3 फुट होता है, 36 इंच होता है, या 0.91 मीटर होता है। एक गज बराबर कितना होता है, 3 फुट या 36 इंच या 0.91 मीटर होता है एक गज बराबर। फिर 100 गज बराबर कितना होता है, तो 300 फुट, 100 गज बराबर 300 फुट, मतलब एक गज बराबर 3 फुट, 3 फुट तो 100 गज 300 फुट। एक बीघा बराबर कितना गज होता है, तो 965 गज होता है। कितना, एक बीघा बराबर कितना होता है, 965 गज होता है। ये अलग अलग राज्य में इसका मापन अलग अलग हो सकता है, मतलब जो गज के हिसाब चलता है। एक गज कितने स्क्वायर फुट होता है, तो 9 स्क्वायर फुट होता है। एक गज बराबर कितना स्क्वायर फुट होता है, तो 9 स्क्वायर फुट होता है। फिर 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है एक इंच बराबर। फिर पढ़ेंगे फुट क्या है, फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्ति है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया। किसको, फुट और फीट को। फुट का बहुवचन होता है, जो फीट है ना, तो किसका, फुट का बहुवचन होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। 12 इंच बराबर कितना, 30.48 सेंटीमीटर होता है, या 0.3048 मीटर होता है। सॉरी, फिर इसको पढ़ते हैं। 1 फुट बराबर कितना है, तो 12 इंच, 30.48 सेंटीमीटर या 3.3048 मीटर होता है। फिर देखते हैं वर्ग फीट क्या है, तो वर्ग फीट क्या है, 1 वर्ग फीट बराबर 1 फुट गुणे 1 फुट, मतलब 1 फुट गुणे, मतलब एक होता ही
होता है, जो ये एक वर्ग होता है जिसके चारों दीवार क्या होती है, 1 फुट की होती है, म का 1 फुट का होता है, और इसकी क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1 वर्ग फीट होगा। इसका वर्ग फीट क्या है, वो ये वर्ग फीट होता है। फिर पढ़ेंगे 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मीटर प्रति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मीटर प्रति कहा जाता है। फ्रांसीसियो ने 1790 में एक मात्रक की एक प्रणाली, मापक की एक मात्रक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है, मीटर प्रति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीटर प्रति। कब, तो 1790 ईस्वी में भी पूछता है। फिर पढ़ेंगे ईसाई मात्रक। ईसाई मात्रक, सभी देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। किसको, ईसाई मात्रक। सभी देशों में ईसाई मात्रक, मान लें कि यहाँ पर हम लंबाई के ईसाई मात्रक मीटर है, तब अमेरिका भी जाएंगे तो मीटर होगा, लंदन भी जाएंगे तो मीटर होगा, कहीं भी रूस भी जाएंगे तो मीटर होगा। सभी दोस्तों ने इसको क्या स्वीकार किया। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 100 मिली, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। फिर से इसके बारे में रिवाइज करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लंबी दूरी में अपने किसका प्रयोग होता है, किलोमीटर प्रयोग करते हैं, और छोटे मीटर के लिए मीटर प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे वक्र रेखा क्या होता है। जैसे वक्र रेखा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए। जैसे वृत्त को मापना, मान लीजिए यहाँ पर वृत्त हमने लिए, मान लीजिए यहाँ पर वृत्त हम ले लिए, इसको धागा से मापेंगे। क्या करेंगे, इसको हम धागा से मापेंगे, इस तरह धागा से नापेंगे कि इतना मतलब इसका लंबाई है, तो क्या कहते हैं, वक्र रेखा होता है। ये क्या होता है, वक्र रेखा होता है। फिर पढ़ेंगे गति क्या कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, मैं समय के, तो क्या होता है, गति होता है। जितना भी समय के साथ में स्थिति में जो भी स्थिति, मान लें कि यहाँ पर हम 2 बजे यहाँ से निकलते हैं, ठीक, 2 बजे से निकलते हैं, यहाँ पर हम 4 बजे पहुँचे, ठीक, तो समय लगा कितना, 2 घंटा लगा। अब स्थिति में तो यहाँ पर मान लें कि हम पहले यहाँ पर हम यहाँ कि यहाँ पर फिर से समझाते हैं इसको आपको। मान लें कि गति हो गया, यहाँ पर ये हो गया पटना, ठीक, ये हो गया गया, ठीक, तो यहाँ से हम 4 बजे गाड़ी खुली, ठीक, 4 बजे गाड़ी खुली, तो यहाँ से 8 बजे पहुँचे, ठीक, तो 4 बजे खुली तो कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा ना। कहाँ थी पहले, 4 बजे पटना थी, और 8 बजे कहाँ चल गई, गया चल गई। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। फिर पढ़ेंगे वर्तुल गति क्या होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, मान लें कि कोई वृत्ताकार वृत्त हम ले लिए, ठीक, अब कोई वस्तु इस प्रकार, मान लें कि हम गाड़ी ले लिए, इस पर गाड़ी एक ले लिए हम, इस वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर इसको गाड़ी ले लिए, इस पर गति कर रही है। मान लें कि ये गाड़ी हो गई, यहाँ पर थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे क्या कहते हैं, वस्तु को वर्तुल गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तुल का, इसे क्या कहते हैं, वर्तुल कहते हैं। जब कोई वस्तु मतलब वर्तुल मतलब का वृत्ताकार गति पर, जैसे घड़ी की सुई, घड़ी की सुई क्या वर्तुल गति का उदाहरण है। पंखे की पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ क्या होती है, मान लीजिए पंखा हो गया, तो पंखा मान लें क्या पंखा हो गया, ठीक, ये नाच रहा है, ये नीचे घूम रहा है, इससे घूमता है कि नहीं, तो क्या वर्तुल गति उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे वार्ती गति। आवर्ती मतलब का बारंबार, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है। जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई या पेंडुलम की गति, मान लीजिए घड़ी हो गई या पेंडुलम गति, ये मान लीजिए पेंडुलम हो गई, मान लीजिए पेंडुलम गति ले ली हम, ठीक हो गई। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर थी, इस तरह घूमती है ना, इस तरह यहाँ पर थी, तो फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ देखिए, पर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो क्या होगी, मतलब बारंबार गति जैसे कि निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है, तो इस गति को क्या कहते हैं हम, आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती गति। ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है, 12 बार होती है, उसको क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना किसको उदाहरण था, आवर्ती गति को उदाहरण है। फिर घड़ी की सुई या पेंडुलम गति किसका उदाहरण है, तो आवर्ती गति को उदाहरण है। झूले में झूलना किसका उदाहरण है, आवर्ती गति को उदाहरण है। हृदय को धड़कना बारंबार होता है, आवर्ती गति को उदाहरण है। बच्चे तबले के पृष्ठ गति क्या होता है, तभी आवर्ती गति को उदाहरण, जो बार बार करेगा आवर्ती गति को। पूछा क्वेश्चन कि घड़ी की पेंडुलम गति किस गति को उदाहरण है, ऑप्शन देगा आवर्ती गति, वर्तुला गति,
घूर्णन गति में इसको इंतकाम मारेंगे, ठीक, तवर्ती गति करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर या किसी अक्ष के परितः घूमती है, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के अपने अक्ष पर या अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसका कहते हैं घूर्णन गति ना। इसे घूर्णन करना, घूर्णन मतलब घूमना, कहते हैं घूर्णन मतलब घूमना। इस गति क्या कहते हैं हम? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, पृथ्वी के जहाँ पृथ्वी हो गई इसको चंद्रमा गति करती है तो क्या करती है? इसको कहती है तो घूर्णन गति कहलाती है। हमारे शरीर के रुधिर का परिसंचरण क्या होता है? घूर्णन गति को। जय हिंद, फिर मिलेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो में।